नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ भगवती सक्सेना गौड़ और आज आपको सुना रही हूँ प्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी जी की कहानी स्त्री सुबोधिनी। प्यारी बहनों, न तो मैं कोई विचारक हूँ, न प्रचारक, न लेखक, न शिक्षक। मैं तो एक बड़ी मामूली सी नौकरी पेशा घरेलू औरत हूँ जो अपनी उम्र के 42 साल पूरी कर चुकी है। लेकिन इस उम्र तक आते आते जिन स्थितियों से मैं गुजरी हूँ, जैसा अहम अनुभव मैंने पाया, चाहती हूँ बिना किसी लाग लपेट के उसे आपके सामने रखूँ और आपको बहुत सारे खतरों से आगाह कर दूँ। मैं जानती हूँ कि अपने जीवन के निहायत ही निजी अनुभवों को यूँ सरेआम कहकर मैं खुद अपने लिए बहुत बड़ा खतरा मोल लूँगी। मेरे मात्र 5 साल के अल्पकालीन विवाहित जीवन पर भी संकट आ सकता है, पर क्या करूँ? मेरा नैतिक दायित्व मुझे ललकार रहा है और अपनी हजार मासूम किशोरी बहनों को, जो या तो ऐसी ही स्थिति में पड़ी हैं या कि कभी भी पड़ सकती हैं, अपने अनुभव से कुछ नसीहत दूं, बर्बादी की ओर जाने से बचा लूं। खतरा उठाकर भी यदि मैं 2-4 बहनों की, क्या कहा? आपकी दिलचस्पी बेकार की लफाजी में नहीं है, आप असली बात जानना चाहती हैं। बहुत अच्छे। लफाजी के प्रति यदि आपके मन में अरुचि है तो यह शुभ लक्षण है, बहुत शुभ। आप शर्तिया बहुत सारे खतरों से बची रहेंगी। सांप का काटा और बातों का मारा व्यक्ति बेचारा उठ ही नहीं पाता। मुझे ही देखिए, मेरी जो दुर्दशा हुई थी उसका कारण अच्छा, अब एक भी बात बेकार की नहीं। बिना किसी लाग लपेट के सीधी बात सुनिए, सीध और सच्ची। मेरा अपने बॉस से प्रेम हो गया। वाह, आपके चेहरों पर तो चमक आ गई। आप भी क्या करें, प्रेम कम वक्त है ही ऐसी चीज, चाहे कितनी ही पुरानी और घिसी पिटी क्यों ना हो जाए, एक बार तो दिल फड़क ही उठता है, चेहरे चमचमाने लगते हैं। खैर, तो यह कोई अनहोनी बात नहीं थी। डॉक्टरों का नर्सों से, प्रोफेसरों का छात्राओं से, अफसरों का अपनी स्टेनो सेक्रेटरी से प्रेम हो जाने का हमारे यहाँ आम रिवाज है। यह बात बिल्कुल अलग है कि उनकी ओर से इसमें प्रेम कम और शगल ज़्यादा रहता है। पर यह बात तो बहुत बाद में समझ में आई। मैंने तो अपनी ओर से पूरी ईमानदारी के साथ ही शुरू किया था, ईमानदारी और समर्पण के साथ। शिंदे नए तबादला होकर हमारे विभाग में आए थे। बेहद खुश मिजाज और खूबसूरत, आंखों में ऐसी गहराई कि जिसे देख ले वो गोते ही लगाता रह जाए। बड़ा शायराना अंदाज था उनका और जल्दी ही मालूम पड़ गया कि वे कविताएं भी लिखते हैं। पत्र पत्रिकाओं में भी वे धड़ाधड़ छपती भी हैं और इस क्षेत्र में उनका अच्छा खासा नाम है। आयकर विभाग की अफसरी और कविताएं है ना कुछ बेमेल सी बात, पर यह उनके जीवन की हकीकत थी। मैं स्थितियों और उम्र के उस दौर से गुजर रही थी जब लड़कियों में प्रेम के लिए विशेष प्रकार का लपलप भाव रहता है। बूढ़ी माँ तीनों छोटे भाई बहनों को लेकर गांव में रहती थी। मैं इस महानगरी में कामकाजी महिलाओं के एक हॉस्टल में। न घर का कोई अंकुश था और न इस बात की संभावना कि वे कहीं मेरा ठौर ठिकाना लगा पाएंगे। मेरा ठिकाना वे लगाते भी क्या, उनकी जिंदगियां ठिकाने लगी रहीं। घर की मशीन जैसे तैसे चलती रही। इसके लिए मुझे ही हर महीने मनी ऑर्डर में तेल डालकर भेजना पड़ता था। सब ओर से असुरक्षित, असहाय होकर ही मैंने
ज़िंदगी के 27 साल पूरे कर लिए और एकाएक ही मुझे लगने लगा कि नहीं, इस तरह अब और नहीं चलेगा। हर रोज़ हजार हजार इच्छाएं मुंह बाए खड़ी रहती और मैं उनके सामने ढेर हो जाती। आखिर मैंने अपनी नाक और आँखों को कुछ अधिक सजग और तेज कर लिया। बस ऐसा करते ही मुझे हर नौजवान की नज़रों में अपने लिए विशेष संकेत दिखने लगे और उनकी बातों में विशेष अर्थ और आमंत्रण की गंध आने लगी। तभी भिड़ गया शिंदे। उसके तो संकेत भी बहुत साफ थे, निमंत्रण भी बहुत खुला। लगा किस्मत ने 56 पकवानों से भरी थाली मुझ भुक्कड़ के आगे परोस कर रख दी है। सो मैंने न उसका आगा पीछा जानने की कोशिश की और न अपना आगा पीछा सोचने की, बस आंख मूंदी और प्रेम की डगर पर चल पड़ी। हर प्रेम की शुरुआत करीब करीब एक सी होती है। प्रेमियों को वे सारी बातें चाहे जितनी रोमांचकारी गुदगुदाने वाली लगें, देखने सुनने वालों को बड़ी उबाऊ और सपाट लगने लगती हैं। घबराइए नहीं, मैं आपको उन बातों से कतई बोर नहीं करने जा रही। बस इतना ही समझ लीजिए कि शामें हमारी किसी रेस्तोरां के नीम अंधेरे कोने में बीतती। रेस्तोरां के तो कभी बाग के झुरमुट के बीच, कभी हम आपस में उंगलियां उलझाए रहते, तो कभी मेरी लटों से वो खिलवाड़ करता रहता। एक बार उसने कविता में मेरे बालों की उपमा बदली से दे दी। बस फिर क्या था, मैं जब तब गोदी में रखे उसके सिर पर झुककर बदली छितरा देती और वह उचक कर, ये क्या? आपकी आंखों में तो अविश्वास उभर आया। मैं समझ गई, एक सीनियर अधिकारी और एक ऐसी छिछोरी फिल्मी हरकतें। पर सच मानिए, अब भी मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, यहाँ के हर पुरुष के भीतर एक ऐसी ही फिल्मी हीरो आसन मारे बैठा रहता है और जब तक वह पूरी तरह तृप्त ना हो जाए मरता नहीं। उम्र के किसी भी दौर पर, उस समय चाहे वह 6 बच्चों का बाप ही क्यों ना हो, जरा सा मौका मिलते ही भड़बड़ा कर जाग उठता है और पूरी तरह उसे अपनी गिरफ्त में जकड़ लेता है। फिर तो बड़ी बड़ी तोपें तक ऐसी बचकाना और बेवकूफ़ाना हरकतें करती हैं कि बस तौबा, न कोई शर्म न कोई लिहाज। आजकल की लड़कियों ने इस राज को अच्छी तरह समझ लिया है, इसलिए वे शादी करते ही हनीमून की जाने की लत लग जाती है। हनीमून की जाने की शिकायत करती हैं। फिर किसी पहाड़ी जगह में सारे नाज नखरों के साथ फिल्मी अदाकारी की तर्ज पर प्रेम के ऐसे ऐसे दिलकश दांव पेच दिखाती हैं कि हीरो साहब पूरी तरह ढेर, कम से कम आगे के 10 साल तो सुरक्षित। पर हनीमून की नौबत तो शादी के बाद ही आती है ना। मैं तो उन बहनों को सावधान करना चाहती हूँ जो शादी के पहले ही इस हीरो के चंगुल में आकर अपने को चौपट कर देती हैं। माफ़ करिए, फिर बहक गई। क्या करूं? चाहती हूं इस प्रसंग की एक एक बारीकी आपको समझा दूं, वरना इस चक्कर में फंसने के बाद तो समझ एकदम भोथरी हो जाती है, जैसे मेरी हो गई थी। हाँ, तो मेरा और सिंधे का प्रेम चल निकला। एक बात साफ कर दूं, बहुत ज़रूरी है। आप कहीं यह न समझ ले कि मैं सिंधे से इसलिए प्रेम करने लगी कि वह मेरा बॉस था। उसके प्रेम के प्रकाश में मुझे अपना कैरियर दिपाता हुआ दिखाई देता। नहीं, प्रेम जैसी पवित्र चीज़ को मैं घटिया किस्म के स्वार्थों से अलग करके ही देखती थी। तभी तो पूरे 8 साल तक सिंधे के प्रेम की अखंड ज्योत जलाए अपने को होम करती रही। लीजिए, आप हंस रही हैं। क्या करूं? मुश्किल यह है कि टुच्चे लोगों ने प्रेम में निहायत की घटिया किस्म की घालमेल करके उसे इतना हल्का, झूठा और बाजारू बना दिया है कि उसके असली रूप की बात करते ही लोग हंसने लगते हैं। पर आप मेरी बात का यकीन मानिए, मेरा प्रेम कतई कैरियर ओरिएंटेड नहीं था। बड़ी मुश्किल से पाए हुए अपने इस विवाहित जीवन को दांव पर लगाकर अपनी जो ये दुख भरी गाथा सुना रही हूँ,
वह भी केवल उन्हीं बहनों के लिए है जो प्रेम को मीराबाई के भाव से ग्रहण करती हैं। हाँ, तो मैं पूरी तरह शिंदेमयी हो गई, पर तभी एक भयंकर झटका लगा, बल्कि कहूँ कि जो लगा उसके लिए झटका शब्द हल्का ही है। मालूम पड़ा कि शिंदे के एक अदद बीबी है जो पहली बार पुत्रवती बनकर 5 महीने बाद अपने मैके से लौटी है। यानी एक अदद बीबी और एक अदद बच्चा। मुझे तो सारी दुनिया ही लड़खड़ाती नज़र आने लगा मैं बहुत बड़ा धोखा खा गई हूँ। मेरे भीतर गुस्सा पूरी तरह बलबलाने लगा। इसने यह बात बताई क्यों नहीं, और बीबी बच्चे के रहते मेरी और प्रेम का हाथ बढ़ाने का मतलब। मैंने जब भी उससे घर और घर वालों के बारे में पूछा, वो 3-4 शेर दोहरा दिया करता था, जिनका शाब्दिक अर्थ होता है, मेरा न कोई घर है, न दर है, न कोई अपना न पराया। इस जमीन और आसमान के बीच मैं अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला। पर मेरे लिए इन शेरों का सीधा साधा अर्थ था, हरी झंडी, लाइन क्लियर। सो मैं सपाटे से चल पड़ी, बल्कि चलने में थोड़ी फुर्ती भी की। आप तो जानती ही होंगी, इस उम्र तक शादी न होने पर लड़कियों में एक खास तरह की हड़बड़ाहट आ जाती है। चाहती हैं जैसे भी हो जल्दी से जल्दी प्रेमी को पूरी तरह कब्जे में करके पति बनाकर अपनी टेंट में खोस लें। झूठ नहीं बोलूँगी, मैं भी इसी नेक इरादे से लपक रही थी। बीच में ही औंधे मुँह गिरी, पर गिरने नहीं दिया। शिंदे ने हाथों हाथ झेल लिया। गुस्से से मैं पगला रही थी और आँखों से आंसुओं की झड़ी लगी थी। मन हो रहा था सामने बैठे इस आदमी की चिंदियाँ बिखेर कर रख दूँ, फिर कभी इसकी सूरत ना देखूं। पर उसने बिना किसी बात का मौका दिए मुझे बाहों में भर लिया और धुआंधार रोने लगा। पिता के दबाव में आकर की हुई शादी मेरे जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी बन गई। बीवी के रहते भी मैं कितना अकेला हूँ, 2 अजनबियों की तरह एक छत के नीचे रहने की यातना। ऐसी वैसी कई बातों ने कितने टुकड़े आंसुओं में भीग भीग कर टपक रहे थे। मेरा विवेक मुझसे संकल्प करवा रहा था कि लौट जाओ, इस दिशा में अब एक कदम भी आगे मत बढ़ो। मैं रो रो कर अपना संकल्प दोहरा रही थी, वह रो रो कर अपना दुख दोहरा रहा था। इसी तरह हम 2-3 बार और मिले, वही बातें, वही रोना। मैंने सोचा कि आंसुओं के साथ मैं अपना सारा प्रेम और गम भी बहा दूंगी और हमेशा के लिए अलविदा कहकर लौट जाऊंगी। पर हुआ एकदम उल्टा। आंसुओं के जल से सींचकर प्रेम की बेल तो और ज़्यादा लहलहा उठी। अब देखिए ना, मीरा का पद असुवन जल सींच सींच बचपन से पढ़ा था। पर हम सब की ट्रेजेडी यही है कि स्कूली शिक्षा को जीवन में गुनते नहीं। शिक्षा एक तरफ, जीवन एक तरफ, और इसलिए ठोकर खाते हैं। यही हुआ। उसका दुखी और दयनीय चेहरा देखकर मेरे मन में प्रेम का ज्वार उबलने लगा। उसके आंसुओं ने प्रेम को इतना गीला और रफ्टीला बना दिया कि वापस मुड़ने को तैयार मेरा पैर अपने आप को स्वाहा करने के लिए आगे बढ़ गया। पर इतना सब करने के बावजूद मेरी आँखों में जब तक संदेह और आशंका के डोरे उभर आते। मेरी पकड़ में पहले जैसी मजबूती नहीं रह गई। शिंदे इस मैदान का पक्का खिलाड़ी था। मेरे असमंजस और दुविधा को चट भांप गया। केवल भांप ही नहीं गया, वरन उसने यह भी महसूस कर लिया कि बीवी की उपस्थिति से हमारे प्रेम में आपातकालीन स्थिति पैदा हो गई है। अब यदि इसे बचा कर रखना है तो प्रेम करने के तरीके में भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाना होगा। बिना उसके मामला चलने वाला नहीं नजर आ रहा था। रेस्तरां और बाग बगीचों के बीच तो ये परिवर्तन आ ही नहीं सकता। इसलिए बड़ी शिद्दत के साथ एक कमरे की तलब महसूस होने लगी। वैसे पहले भी कई बार वह अपनी इस तरह की इच्छा और ज़रूरत का इजहार कर चुका था, पर मैंने हमेशा 2 टूक जवाब पकड़ा दिया। आप विश्वास करें या ना करें, पर निश्चय ही मैं पहले बड़े संस्कारों वाली लड़की थी। हर तरह की मर्यादा में पूरा विश्वास था। उस तरह के निमंत्रण को मैं स्वीकार कर ही नहीं सकती। पर स्थिति ने मुझे बेहद बेहद कमज़ोर बना दिया था
और मैं सोचने लगी थी कि यदि पूरी तरह पाना है तो अपने को पूरी तरह देना भी पड़ेगा। 3-4 कमरा मुलाकातों में ही मैंने समझ लिया, इन मुलाकातों के कारण उसके भीतर किसी तरह का अपराध बोध या कुछ गलत करने का भाव लेश मात्र भी नहीं है। वह काफ़ी तृप्त और छका हुआ लगता है। मुझे समझते देर नहीं लगी कि शरीर के स्तर पर भी मैंने अपने को उसके लिए अनिवार्य बना लिया है। मुझे पक्का विश्वास हो गया कि मेरा यह समर्पण तुरुप के इक्के की तरह कारगर सिद्ध होगा और बाजी मेरे हाथ। निश्चय ही इन मुलाकातों ने मेरे प्रेम को बड़ी मजबूत बैसाखियाँ थमा दी और मेरे लड़खड़ाते कदम फिर जम गए। वो मेरे साथ भविष्य की योजनाएं बनाता, पर उन्हें अमल में लाए तब तक एक मौन समझौता हम लोग के बीच हो गया। अपना शरीर, अपनी भावनाएं उसने मेरे जिम्मे कर दी और घर, बच्चा, बूढ़ा बाप और सारी पारिवारिक खिचखिच बीवी के जिम्मे। इस विभाजन से मैं कुछ समय के लिए परम प्रसन्न हूँ। यूँ भी इस उम्र में आदमी को सबसे ज़्यादा भरोसा अपने शरीर पर ही होता है। शरीर पा लिया, समझो दुनिया जहान हथिया लिया। ऊपर से मुझे वह कभी बातों से तो कभी कविताओं से समझाता रहता कि मन और शरीर की पवित्र भूमि पर ही असली प्रेम पनपता है। घर की चार दीवारी के बीच निरंतर होने वाली खिचखिच में तो वह मरता ही है। मैं समझती रहती और अपने को बहुत पुख्ता ज़मीन पर महसूस करती। वह बातें ही ऐसा करता कि संदेह की गुंजाइश नहीं छोड़ता। मुझे पूरा विश्वास था कि एक दिन वह खूंटे से उखड़कर मेरी गिरफ्त में आ जाएगा। बीवी की याद और बात से ही शिंदे अपना चेहरा मायूस बना लेता। बिना कहे ही मेरे दिमाग में यह बिठाने की कोशिश करता कि बीवी बनते ही औरत बहुत उबाऊ और त्रासदायक बन जाती है, कि रिश्तों के बनते ही प्रेम नीरस और बेजान हो जाता है, कि सच्चे प्रेमियों को तो हमेशा मुक्त ही रहना चाहिए। मैं इन सब बातों को सुनती समझती तो सही, पर गले नहीं उतार पाती, क्योंकि बीवी बनने की ललक जब तब मेरे भीतर जोर मारती थी। सच बात है कि मुझे तो घर भी चाहिए था, पति भी, बच्चे भी, पर उसे तो जैसे बीवी नाम से चिढ़ हो गई थी। कभी कभी तो वह अपनी बीवी के कर्कश स्वभाव और तुनक मिजाजी की बात करते करते रो तक पड़ता। तब मैं लपक कर उसे बाहों में भरती, अपने होठों से उसके आंसू पोंछती, उसे हौसला बढ़ाती। जल्दी ही हम कुछ ऐसा करेंगे कि वह उस दुख से मुक्त हो जाए। मैं उसे एक सही सुखद जिंदगी दूंगी। यह आश्वासन उसके लिए कम, मेरे अपने लिए ज़्यादा होता था। दिन सरकते जा रहे थे। अपने प्रेम करने के तरीके में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के बावजूद स्थिति जहाँ की तहाँ थी। यानी कि मैं अपने हॉस्टल के कमरे में बंद, शिंदे अपनी बीवी की मुट्ठी में। साल भर पहले का जागा आत्मविश्वास फिर डगमगाने लगा और मुझे लगा कि अब कोई कार्यक्रम अपनाना पड़ेगा। आज सोचती हूँ तो अपने घर ही 100 धिक्कार के साथ आश्चर्य भी होता है कि कैसे मेरी बुद्धि पर ऐसा मोटा पर्दा पड़ गया था। यह भी नहीं सोच सकी कि उसकी बीवी भी आखिर मेरी ही तरह एक स्त्री है, अपने पति के छलावे और मक्कारी की शिकार पर नहीं। यह तो तब समझ में आया जब उसकी मक्कारी ने मुझे भी तबाही के कागार पर लापटका। झूठ नहीं बोलूँगी, उस समय तो उसके प्रेम में अंधी होने के कारण वह जो भी कहता समझाता मुझे उस पर पूरा यकीन ही नहीं होता, बल्कि मैं भी उसी की तरह दुनिया भर के छल छंद सोचा करती। तभी तो मैंने सोचा उसकी बीवी को हमारे प्रेम प्रसंग की जानकारी तो अवश्य होगी, वह काफ़ी दुखी भी होगी। क्यों न मैं जब तब वहाँ उपस्थित होकर उसके त्रास को इतना बढ़ा सकूं कि वह खुद ही अपमानजनक स्थिति को नकार कर अलग हो जाए। रकीब को सामने देखकर अच्छों के हौसले पस्त हो जाते हैं। फिर अपमान और उपेक्षा की आग में झुलसी इस औरत का हौसला ही क्या। और यही सोचकर आखिर मैं एक दिन
शिंदे के घर जा धमकी। एक सुहागिन औरत की सारी नियामतों यानी बूढ़े ससुर के वरद हस्त की छत्र छाया, बच्चे के पोतरों की बंधनवार के बीच दूधों नहाई पूतो फली भाव से वह कुर्सी पर विराजमान थी। मुझे देखकर उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई विकार नहीं आया, बस सहजता से लिपटा एक प्रश्नवाचक उभरा और हरकू इन्हें बैठाओ, साहब से बोलो कोई मिलने आया है के साथ मिला गया। विकार तो मुझे देखकर शिंदे के चेहरे पर आया, जिसे उसने थोड़ी सी कोशिश करके अफसरी नकाब के नीचे ढक लिया। दफ्तरी भाषा में दफ्तरी बातें करके उसने मुझे चलता किया, पर बाहर निकलते समय हाथ दबाकर लाड़ में लिपटी हल्की सी फटकार के साथ शाम को कमरे पर आने का निमंत्रण भी दे दिया। मैं उसकी बीवी को त्रस्त करने गई थी, पर खुद ही त्रस्त और पस्त होकर लौटी। मुझे आश्चर्य हो रहा था, यह औरत है या मांस का लौंदा। इसका आदमी 3 साल से एक दूसरी लड़की के साथ मस्ती मार रहा है और इसे न कोई तकलीफ न कष्ट। मैं इसकी जगह हूँ तो शायद एक दिन भी इस तरह की अपमानजनक स्थिति को बर्दाश्त ना करूँ। इसके शरीर पर चमड़ी लिपटी है या गेंडे की खाल, यह तो मुझे बहुत बाद में अपने अनुभव ने सिखाया कि अधिकतर शादीशुदा औरतें ऐसी होती हैं जिन्हें अपनी घर की दीवारों से बेशुमार लगाव होता है, इतना ज़्यादा कि धीरे धीरे उन दीवारों को ही अपने शरीर के चारों ओर लपेट लेती हैं। फिर मान अपमान के सारे हमले उनसे टकराकर बाहर ही ढेर हो जाते हैं और वे उनसे बेअसर सती साध्वी सी भीतर सुरक्षित बैठी रहती हैं। शाम को शिंदे मुझ पर एकदम बरस पड़ा कि मैंने उसके घर जाने की मूर्खता क्यों की। कितना चौकस रखना पड़ता है हर समय उसे, जिससे उसकी बीवी को इस प्रसंग की हवा भी न लग सके, वरना तो वह शूर्पणखा की तरह ऑफिस परिवार सारे शहर में हड़बौंग मचा कर रख देगी। मौका लगा तो मेरा झूठा पकड़कर सड़क पर जूते लगवाएगी। और बड़ी चालाकी से उसने मेरे मन में अपनी पत्नी के लिए, जिसे वह अक्सर कोतवाल कहता था, ढेर सारी नफरत और आक्रोश भर दिया। देखा आपने कैसे शातिराना अंदाज से पुरुष नफरत और गुस्से की सुई अपनी ओर सरकाकर दोनों औरतों की ओर घुमा देता है। वे ही आपस में लड़े भिड़े कोसे गलियाएं और वह जो असली गुनहगार है अपने पर आँच आए बिना आराम से दोनों का सुख भोगता रहे। पर उस समय तो मैं जब बहुत अधीर होती, वह समझाता सहजीवन का मधुरतम पक्ष तो हम भोग रहे हैं, मैं क्यों बेकार में शादी ब्याह और घर में जकड़ कर इस मधुर संबंध का गला घोटना चाहती हूँ। इसी चक्कर में वह मधु उड़ेलती हुई 3-4 फड़कती हुई कविताएं मेरे नाम ठोक देता। मीठी मीठी पप्पियों के बीच बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें मेरे जेहन में बिठा देता। कुछ समय के लिए मुझे लगने लगता मैं आम औरत से कुछ अलग, कुछ विशिष्ट, कुछ ऊंची हूँ। मेरे कंधों पर स्त्री पुरुष के संबंधों को एक नई दिशा देने का दायित्व है। अगली पीढ़ी अधिक स्वस्थ, अधिक मुक्त जिंदगी जी सके, इसके लिए हमें पहल करनी होगी, एक उदाहरण रखना होगा, चाहे उसके लिए हमें खाद ही क्यों न बनना पड़े। शिंदे तो ये बातें झाड़कर मज़े से अपनी बीवी का बगलगीर हो जाता और मैं असली अर्थों में खाद बनी अपने कमरे में सड़ती रहती। तभी शिंदे का तबादला हो गया और मैं एक बार फिर डगमगा गई। मुझे लगा कि बस अब मेरी ज़िंदगी से ये निकला। रो रो कर मेरा बुरा हाल था, पर फिर उसने मुझे हाथों हाथ झेल लिया, एक नई योजना से मेरे आंसू पोंछ दिए। तय हुआ कि नई जगह अभी वो अकेला जाएगा और उसके जाने के 3-4 दिन बाद ही मेडिकल लीव लेकर मैं उसके पास पहुंच जाऊंगी। उसने मुझे बताया उसने यह तबादला करवाया ही इसलिए है कि शहरी तबादला उसकी ज़िंदगी के तबादले की भूमिका बन जाए। यह तो मुझे बाद में मालूम पड़ा कि शिंदे ने तबादला इसलिए करवाया था कि हमारे संबंधों की सुरसुराहट उसकी बीवी के कानों तक पहुंचने लगी थी। बात पूरी खुले इसके पहले ही वह शहर छोड़ देना चाहता था, पर मैं तो यह समझकर कि केवल मेरी खातिर शिंदे ने बड़ी शहर की बड़ी संभावनाओं को छोड़ छोटी जगह चुनी है, एकदम निहाल हो गई थी।
उसकी बातों के जादू में बंधी बंधी 1 सप्ताह बाद ही उसके पास पहुंच गई। आपको बहुत गलत लग रहा है ना? लगना ही चाहिए। अब तो मुझे भी गलत लगता है, पर उस समय गलत सही का समझ ही कहाँ रह गई थी। मैं उसे पाना चाहती थी, वो मुझे खोना नहीं चाहता था। उसके साथ होटल में गुजारे हुए दिन मैं तो भूल ही गई कि हम दोनों के बीच कोई तीसरा भी है। तबीयत एकदम लहलहा उठी। इस बार उसने बाकायदा योजना बनाई। पत्नी को अब यहाँ ना बुलाकर उसके पिता के घर भेज देगा। धीरे धीरे उसे कानूनी कार्रवाई करने के लिए राजी कर लेगा। पंखों पर सवार होकर ही मैं लौटी थी। आंखों में उसने ढेर सारे सपने आंज दिए थे। उठते बैठते मुझे अपना स्वीट होम दिखाई देता। मैंने उसे एक फड़कता हुआ प्रेम पत्र लिखा। बातों का तो वो बादशाह था। पत्र लिखने में भी उसे कमाल हासिल था। शरीरों में जो दूरी आ गई थी उसे वह पत्रों की भाषा से बांटता रहता। पत्रों में मुझे वह दिव्य प्रेम का दर्शन समझाता। मेरे जन्मदिन पर अपनी इसी दिव्य प्रेम में डुबोकर उसने एक खूबसूरत सा तोहफा मेरे लिए भेजा। कभी वह चांदनी रात के गीत लिखकर भेजता, कभी साथ हुए मधुर क्षणों की याद को ताज़ा करने वाली कविताएं। जानता था इन बातों से मुझे तसल्ली नहीं होगी, इसलिए तसल्ली देने के लिए वह खुद सशरीर आ पहुंचा। ऑफिस का काम निकालकर वह जब तब आ जाया करता था। उसने आंखों में सचमुच के आंसू भरकर कहा, मैं ही शिंदे का प्राण हूँ, शिंदे की प्रेरणा हूँ। घर परिवार के अतिरिक्त शिंदे का जो कुछ भी है वह तो असली शिंदे है। वह उसने मुझे पूरी तरह सौंप रखा था और तुरंत उसने अपनी बात का प्रमाण पेश कर दिया। मुझे समर्पित किया हुआ अपना एक नया कविता संग्रह हाथ से लिखा हुआ था। प्राण को उसकी प्रेरणा और प्राण बनने का हश्र यह हुआ कि वह तो दिन दूना रात चौगुना फलता फूलता रहा। धन, यश, सफलता, मान सम्मान सभी का मालिक, और मैं भीतर ही भीतर झुलस कर काठ का कुंदा हो गई। सब ओर से मरी मुरझाई टूटी और पस्त। मैं समझ गई मैं बुरी तरह ठगी हुई हूँ। धीरे धीरे उम्र की बढ़ोत्तरी, ऑफिस, दुनियादारी की निरंतर बढ़ती जिम्मेदारियों के बीच शिंदे की रोमानी ज़रूरत घटती चली गई। परिणाम यह हुआ, हमारे बीच चलने वाले पत्रों की संख्या कम, मजमून मौसम के सर्द गर्म होने पर आकर टिक गया। और फिर एक दिन उसके पास से गृह प्रवेश का निमंत्रण पत्र मिला। जाने का कोई तुक नहीं था, फिर भी मैं चली गई। मैं सारी स्थिति का जायजा लेने के लिए। लंबा चौड़ा आधुनिक ढंग का बना हुआ मकान, लक तक फर्नीचर। बीवी निकल आई तो लगा यह कोई दूसरी औरत है। शरीर पर चर्बी की 3-4 परतें चढ़ी हुई, परम तृप्ति का एक डकार भाव सारे चेहरे पर पुता हुआ। 8 साल का एक सुंदर सा बच्चा भी निकल के आया। लगा जैसे शिंदे ने ही अपने को पूरी तरह उड़ेल दिया हो उसमें, हूबहू शिंदे। और मेरा मन हो रहा था शिंदे के दोनों कंधे झकझोर कर पूछूं, रामधुन की तरह, तुम मेरी हो तुम मेरी हो की रट लगाने वाले शिंदे साहब, बताइए तो आपकी जिंदगी के इस सारे तामझाम में मैं कहाँ हूँ, मैं कितनी हूँ? पर पूछकर अब होना ही क्या था। मैं लौट आई इस एहसास के साथ कि प्रेम के इस खेल में वह एक सधे हुए खिलाड़ी की तरह खेला और मैं निहायत अनाड़ी की तरह। 8 साल तक चलने वाला प्रेम प्रसंग महज एक खिलवाड़ था, जिसकी बाजी बड़ी होशियारी से शिंदे ने बाटी। भ्रम जाल के कटते ही नज़र साफ हुई तो बाजी में बटे हुए पत्तों का यह नक्शा रह रहकर मेरी आँखों में उभरने लगा। तुरुप का इक्का यानी घर उसके पास, तुरुप का बादशाह यानी बच्चा उसके पास, तुरुप की बेगम यानी बीबी और प्रेम करने वाली प्रेमिका उसके पास, तुरुप का गुलाम यानी नौकर चाकर, गाड़ी बंगला उसके पास, लब्बो लुबाब यह कि तुरुप के सारे पत्ते उसके पास और मुझे मिले उसके दिए हुए छक्के पंजे यानी टोटके की तरह पुड़िया में बंधे, दार्शनिक लफाजी में लिपटे हवाई प्यार के चंद जुमले। इन टुटपुंजिया
पत्तों के सहारे मैं ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही कर सकती थी कि ज़िंदगी भर उसकी पूँछ पकड़े रहती, उसे ही अपनी उपलब्धि समझ समझ कर संतोष करती। मन बहुत घबराता तो उसी पूँछ से हवा करके उसके साथ बिताए मधुर क्षणों पर जमी समय की धूल उड़ाकर कुछ समय के लिए अपना खालीपन भर लेती। पर भला बताइए, इससे कहीं ज़िंदगी चल सकती है? ये तो लाख लाख शुक्र है खुदा का कि मेरी तहस नहस ज़िंदगी को नए सिरे से संवारने के लिए। लेकिन छोड़िए, इस प्रसंग की कोई ज़रूरत नहीं। निहायत हवाई बातें पल्ले से बांधे बांधे मैंने अपनी ज़िंदगी को बर्बादी के कगार पर ला पटका था। अब चाहती हूँ ठेठ दुनियादारी की बातें अपनी हजार हजार मासूम किशोरी बहनों के पल्ले से बांध दूँ, जिससे वह मेरी तरह भटकने से बच जाएं। इस देश में प्रेम के बीज मन और शरीर की पवित्र भूमि में नहीं, ठेठ घर परिवार की उपजाऊ भूमि में ही फलते फूलते हैं। भूल कर भी शादीशुदा आदमी के प्रेम में मत पड़िए। दिव्य और महान प्रेम की खातिर बीवी बच्चों के दांव पर लगाने वाले प्रेम वीरों की यहाँ पैदावार ही नहीं होती। दो नावों में पैर रखकर चलने वाले शूरवीर जरूर सरेआम मिल जाएंगे। हाँ, शादीशुदा औरतें चाहे तो भले ही शादीशुदा आदमी से प्रेम कर लें। जब तक चाहा प्रेम किया, मन भर गया तो लौट कर अपने खूंटे पर। न कोई डर न कोई घुटाला, जब प्रेम में लगा हो शादी का ताला। अभी आप सुन रहे थे मन्नू भंडारी जी की रचना स्त्री सुबोधिनी भगवती सक्सेना गौड़ के आवाज़ में। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।